अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, आज मैं आपको उन लोगों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने एक खून अशाम औरत से छुटकारा पाने के लिए माकूल मुआवजे पर एक आमल की खिदमत हासिल की। काम निपट जाने के बाद जब उन्होंने पूरी अदायगी करने से इनकार कर दिया तो फिर क्या हुआ, चलिए सुनते हैं। अलार्म की घंटी बजने लगी। काम करने की मेज के ऊपर लगा हुआ सुर्ख बल्ब बार बार जलने और बुझने लगा, और इन दोनों बातों का वाज़ेह मतलब यह था कि कोई शख्स या कोई शय मकान के बाहर घूम फिर रही है। कोलंबियन ने जल्दी से छोटी सी भट्टी का एक खास बटन घुमाते हुए इसकी हिद्दत कम कर दी। फिर अपने रिवॉल्वर में चांदी की आखिरी बची हुई गोली डाली। वर्कशॉप से निकलते हुए इसने करीबी खूंटी से लटकी हुई एक स्लीव, जिसकी लंबाई चौड़ाई 6 इंच से ज्यादा नहीं थी और जो एक डोरी में बंधी हुई थी, उतारकर अपने गले में पहन ली। स्लीव के मरकज में तकरीबन 2 इंच का एक चमकदार शीशा लगा हुआ था, जिसमें इसके सामने आने वाली हर चीज का अक्स इस तरह मुनक्कस होता था जैसे वो कोई आंख हो। और इस तरह मुसल्ला होकर कोलंबियन घर के अंदर से गुजरता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ चला, जिसे बड़ी मजबूती से बंद किया गया था। इसने दरवाजे के एक जानब बने हुए सुराख से बाहर झांक कर देखा और इसी के साथ बाहर जलने वाली तेज बत्तियों के बटन भी ऑन कर दिए। दरवाजे के सामने खड़े हुए 3 अफराद जल्दी से पीछे हटे और अपनी आंखों को तेज रोशनी की चकाचौंध से बचाने के लिए इन पर हाथों से साया कर लिया। कोलंबियन ने इन्हें गौर से देखा। वो सारा और मामूली लिबास पहने हुए थे, मगर इनके जूते चमकदार थे। इनके अंदाज से जाहिर होता था जैसे वो कॉलर वाली कमीज और टाई जैसी कि वो इस वक्त पहने थे के बजाय खुले गिरेबान की कमीज जैसी के काम करने के दौरान आमतौर पर लोग पहना करते हैं, पहनने के ज्यादा आदी रहे हों। कोलंबियन मुस्कुराया। इसे इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये गालबन इसके कुछ नए गाहक थे। फिर भी एहतियात के तौर पर इसने कमरे में लगे हुए इंटरकॉम की मदद से पूछा, तुम लोग कौन हो? अपना तारफ करवाओ और जिस काम से आए हो इसकी नौइयत बयान करो। इनमें से तवील कामत शख्स ने मुखातब करने वाली आवाज की तलाश में इधर उधर देखा और गालबन दरवाजे में लगे हुए छोटे से स्पीकर को देख लिया। हम मिस्टर कोलंबियन से मिलने आए हैं, इसने स्पीकर की तरफ देखते हुए कहा। हमें एक मुश्किल मसले में उनकी मदद दरकार है। मसला बहुत ही अहम और जरूरी है, दूसरे आदमी ने कहा, और हम 100 मील का तवील फासला तय करके उनसे मिलने आए हैं, तीसरा भी बोला। कोलंबियन ने अशारिया 32 बोर का रिवॉल्वर और अपनी पेटी में उड़स लिया, इस तरह के जरूरत पड़ने पर वो इसे फौरी तौर पर निकाल सके, और फिर दरवाजे की कुंडी खोल दी। मेरा ही नाम कोलंबियन है, इसने कहा, अंदर आ जाओ। इन तीनों ने दरवाजे के करीब पड़े पायदान पर अपने जूते रगड़कर साफ किए और अंदर दाखिल हो गए। कोलंबियन इन्हें साथ लिए रहायशी कमरे में आया और जब वो कुर्सियों पर बैठ गए तो पूछा कि वो लोग क्या चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमें एक मसला मुश्किल दरपेश है, तवील कामत आदमी ने जवाब दिया और इधर उधर परेशान नजरों से देखते हुए पूछा, क्या मैं बराह रास्त सिर्फ मतलब बयान कर सकता हूँ? यकीनन, कोलंबियन ने कहा। वो कोई खूनी भेड़िया है या वैम्पायर? इन तीनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ मानी खेज नजरों से देखा। अल्फाज में जवाब देने की जरूरत नहीं है, कोलंबियन ने फिर कहा। अगर इन बातों में से कोई एक बात ना होती तो तुम यहाँ मेरे पास ना आते, या फिर मुमकिन है कि किसी शख्स पर जिन भूत या असेब वगैरह आ गया हो। बहरहाल जो बात भी है साफ साफ कह दो। मेरा वक्त बड़ा कीमती है और मैं इसे बेकार बातों में जाया नहीं करना चाहता। क्योंकि तुमने इतनी सफाई से कह दिया है, तवील कामत शख्स ने जवाब दिया, तो हम भी छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा ख्याल है कि हम जिस मामले में तुम्हारी मदद लेने आए हैं इसका तल्लक वंपायर से है। ये तुम्हारा सिर्फ ख्याल ही है। क्लाइड का मतलब ये है, इसके बराबर बैठे हुए आदमी ने बोला, कि हमारे कस्बे में 5 आदमी पुरस्कार तौर पर मर चुके हैं। इनकी लाशें देखने से मालूम होता था जैसे किसी ने इनका तमाम खून चूस लिया हो। फिर इनकी गर्दन पर 2 सुराख भी पाए गए और पुलिस की समझ में नहीं आ रहा कि वो इन वारदातों के बारे में क्या राय कायम करे। इसने अपने तीसरे आदमी की तरफ देखा। क्यों फ्रेड, यही बात है ना? दुरुस्त है,
تیسرے آدمی نے جیسے فریڈ کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا جواب دیا، میں اس قصبے کا چیف آف دی پولیس ہوں اور میں نے آج تک ایسی وارداتیں نہیں دیکھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان اموات سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے جہاں تک ویمپائر کا تعلق ہے تو مجھے اس پر بالکل یقین نہیں ہے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے، کلائڈ نے کہا، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ ضرور کر سکتا ہوں، کولمبین نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا، بشرط یہ کہ تمہیں میری شرائط منظور ہوں۔ ایک ویمپائر کو ختم کرنے کے لیے تم کتنی فیس لیتے ہو؟ میری فیس کا دار و مدار آبادی پر ہوتا ہے، کولمبین نے بتایا۔ قصبوں اور دیہاتوں میں میری فیس $1 فی کس ہوتی ہے۔ بہت مناسب ہے، ہمارے قصبے کی آبادی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ 500 افراد کی آبادی ہوگی، کلائڈ نے کہا۔ کولمبین نے دروازے کے قریب والی الماری سے ایک موٹی سی کتاب نکالی۔ تمہارے قصبے کا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بوڈان، کلائڈ نے جواب دیا۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ یہ مردم شماری کی تازہ ترین فہرست ہے، کولمبین نے کتاب دیکھتے ہوئے کہا۔ تو تمہارے قصبے کا نام بوڈان ہے؟ اس نے جلد ہی کتاب میں بوڈان کا نام تلاش کر لیا اور تینوں افراد کی طرف دیکھا جو اب قدرے مضطرب نظر آ رہے تھے۔ بوڈان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، کولمبین نے کتاب میں دیکھتے ہوئے بتایا۔ اب اس کی آبادی 500 سے بڑھ کر 3708 نفوس تک پہنچ چکی ہے۔ اچھا، کلائڈ نے جیسے بڑی حیرت سے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے چھوٹے قصبے کی آبادی اتنی زیادہ ہوگی۔ چنانچہ کولمبین نے کتاب واپسی رکھتے ہوئے کہا، میری فیس بھی $3708 ہوگی، اخراجات اس کے علاوہ منظور ہے؟ ہاں تقریباً، فریڈ نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے کہ تمہیں وہ 5 آدمی کم کرنا پڑیں گے جو مر چکے ہیں اور ایک وہ جو ویمپائر بن چکا ہے، گویا کل 6۔ بالکل ٹھیک ہے، کلائڈ نے تائید کی۔ کوئی بات نہیں، کولمبین نے کہا، تو اس حساب سے میری فیس $3700 ہو گئی۔ ہمیں کوئی باقاعدہ معاہدہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پیشے میں آدمی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہی کافی ہوتی ہے۔ بوڈان سے آئے ہوئے تینوں افراد نے تائید میں سر ہلایا اور ایک دوسرے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ویمپائر کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا جا چکا تھا۔ کولمبین نے بوڈان کے ڈکسی ہوٹل کے ایک کیبن میں بستر پر لیٹے ہوئے اس مضمون کو دیکھا جو اسی کے کہنے پر بوڈان کے اخبار فری پریس کے صفحہ اول پر شائع ہوا تھا۔ خبر کچھ یوں تھی، مقامی کلینک بڑے فخر کے ساتھ قصبے کے لوگوں کے لیے خون کی مناسب مقدار کی فراہمی کا اعلان کرتا ہے۔ انتظامیہ کے حکام نے آج بتایا کہ اب تک کلینک میں 10 بوتل خون جمع کیا جا چکا ہے جو کسی بھی ہنگامی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ خون لیبارٹری کے ایک خاص کولر میں رکھا گیا ہے اور بوڈان قصبے کا کوئی بھی فرد ضرورت پڑنے پر اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس خبر کے ساتھ ہی ایک فوٹو بھی تھا جس میں سفید کوٹ پہنے ہوئے آدمی کو ایک گہرے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے شخص قصبے کے میئر سے ہاتھ ملاتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ کولمبین نے اخبار ایک کرسی کی طرف اچھال دیا اور ٹی وی کھول کر دیکھنے لگا۔ خون کی 10 بوتلیں فراہم کرنے میں اسے کافی رقم خرچ کرنا پڑی تھی، لیکن اسے توقع تھی کہ جلد ہی یہ رقم اسے اخراجات کی مد میں واپس مل جائے گی۔ جب اس نے کلائڈ اور فریڈ کو بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے کچھ ہچکچائے، چنانچہ اس نے سائنسی اصطلاحات اور انداز بیان میں جائے بغیر آسان زبان میں ایک معقول وجہ بیان کر کے انہیں مطمئن کر دیا۔ اگرچہ اس وقت بھی ممکن ہے ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا ہو، مگر بظاہر وہ مطمئن نظر آ رہے تھے۔ کولمبین نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ ڈالی، کھڑکی بند تھی، یہی صورت دروازے کے ساتھ تھی۔ اس کا 32 بور کا ریوالور تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا، لکڑی کی سلیب گردن میں آویزہ تھی اور پلنگ کے نیچے اس کا سفری بیگ رکھا ہوا تھا جس میں پائن لکڑی کی ایک نوکدار میخ، ایک لکڑی کا ہتھوڑا اور ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا ڈبہ تھا۔ اگرچہ اسے اپنی ذات کے لیے کوئی خاص خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اخبار میں خون کی 10 بوتلوں کے بارے میں پڑھنے کے بعد ویمپائر سیدھی کلینک کا رخ کرے گی۔ کولمبین دوبارہ آرام سے بستر پر لیٹ گیا۔ اس کا ارادہ صبح دیر تک سونے کا تھا اور پھر ایک عمدہ سا ناشتہ کر کے بعد وہ اپنے کام پر نکل کھڑا ہوگا۔ دوسری صبح فون کی گھنٹی کی آواز نے اسے جگا دیا۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ دیکھی
बमुश्किल 8 बजे का वक्त था। क्या सूरज निकल आया? इसने सोचा। बंद खिड़की की दरवाजों से धूप की रोशनी झांक रही थी। मैं कोलंबियन बोल रहा हूँ। क्या बात है? इसने रिसीवर कान से लगाते हुए पूछा। दूसरी तरफ से क्लाइड बात कर रहा था। वो हो चुका है, वो चीख कर कह रहा था। सुकून से बात करो, कोलंबियन ने कहा। वम्पायर ने क्लिनिक का दरवाजा तोड़कर कूलर खोला और खून की तमाम बोतलें निकाल कर ले गई। बहुत खूब, मगर बात यही खत्म नहीं हो जाती। इसने फ्रेड को भी मार दिया है। क्या? कोलंबियन चौंका। हाँ, वो लेबॉर्टरी में छुप कर बैठ गया था, क्लाइड ने बताया। इसने सोचा था कि वो वम्पायर को गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन फौरन मारा गया। इसकी गर्दन में भी 2 सुराख मौजूद हैं। ये अनाड़ी लोग कभी अक्लमंद से काम नहीं ले सकते। कोलंबियन ने सोचा। तुम्हें फ्रेड की लाश का क्या करना है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो, इसने क्लाइड से कहा। सर दुरुस्त, किसी को इस हादसे का पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? मैं अपना काम मुकम्मल करते ही तुम्हें फोन कर दूंगा। यह कहकर कोलंबियन ने रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया और फिर खुद दोबारा सो गया और कई घंटे तक सोता रहा। आखिरकार जब इसकी आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। होटल के बिलमुकाबल सड़क के दूसरी जानिब एक कैफे में पेट भरकर खाना खाने के बाद कोलंबियन अपने काम पर चल दिया। अपने सफरी बैग से वो स्याह डिब्बा निकाला और इसे अपनी जैकेट में रख लिया। फिर इसने कान में लगाने का एक आला निकाला और इसका एक सिरा स्याह डब्बे में लगा दिया और दूसरा, जिसमें एयरफोन लगा हुआ था, अपने कान में लगा लिया। दरमियानी तार को इसने अपनी जैकेट में छुपा लिया। उसे यकीन था कि अगर कोई इसके कान से एयरफोन लगा देखेगा तो वो यही समझेगा कि वो कुछ ऊंचा सुनता है और कान में आला समात लगा रखा है। फिर सफरी बैग अपने हाथ में लटका कर कोलंबियन होटल से बाहर आ गया और बुडान की सड़कों पर चल पड़ा। इसके काम का ये हिस्सा ऐसा था जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था। खुली धूप और ताज़ा हवा में बाहर घूमना और किसी कस्बे की रमा दमा जिंदगी को देखना एक दिलचस्प मशगला था। वो एक खुशगवार धुन सिटी के अंदर में बजाते हुए चल रहा था और रास्ते में मिलने वाले हर फर्द को देखकर मुस्कुराता जा रहा था। जवाब में लोग भी मुस्कुराहट से नवाजते थे, लेकिन इसी के साथ इनके अंदाज में एक हिचकिचाहट भी होती थी, जिससे जाहिर होता था कि वो इसे अजनबी समझ रहे हैं और शायद ये भी सोच रहे हैं कि कहीं यही वम्पायर तो नहीं है। कोलंबियन ये ख्याल करके आप ही आप मुस्कुराने लगा। अगर कस्बे वाले इसे देखकर फिल वाकया यही सोच रहे थे तो वो अपनी गलती पर थे, जिसकी 2 बड़ी वजूहात थी। अव्वल तो वो वैम्पायर नहीं था और दूसरी वजह यह कि कोई वैम्पायर सूरज के सामने नहीं आ सकता, कभी नहीं। इस वक्त तो वैम्पायर अपने ताबूत की पुरसकून तारीकी में गहरी नींद सो रहा होगा या होगी। जाहिर है इसकी जिन्स का इन्हसार इस बात पर था कि कोई मर्द है या औरत, और वो वैम्पायर खून की इन 10 बोतलों और फिर फ्रेड के ताज़ा खून से अपनी प्यास अच्छी तरह बुझा चुकी थी। और अब ये कुछ ही देर की बात थी कि कोलंबियन के कदम इस वम्पायर की पनाहगाह तक ले जाएं, और इसकी सबसे बड़ी वजह वो चुराया हुआ खून था। कोलंबियन ने खून हासिल करने के बाद इसकी हर बोतल में रेडियो एक्टिव जर्रात शामिल कर दिए थे और इसकी जैकेट के जेब में रखा हुआ आला इस तौर से बनाया गया था कि वो रेडियो एक्टिव लहरों को फौरन मसूल कर लेता था। बस एक मर्तबा सिग्नल आने की देर थी, फिर इस आला खुद ही इसकी रहनुमाई करते हुए वम्पायर की खुफिया आरामगाह तक ले जाएगा। वो एक छोटे से पार्क के करीब से गुजर रहा था कि इसके आले ने पहला सिग्नल दिया। सिग्नल बहुत कमजोर था। इसने सड़क पार की, सिग्नल कुछ तेज हुआ। इसने देखा कि करीब ही एक चर्च वाक़या है। कैसी अजीब बात है, इसने सोचा कि वम्पायर इस चर्च में आराम कर रहा है। वो सीधा चर्च की तरफ बढ़ा और इसकी सीढ़ियां चढ़ने लगा। सिग्नल कमजोर पड़ने लगा। वो वापस लौटा, सिग्नल फिर तेज हुआ। इसके दाहिने हाथ की तरफ एक घर था जो सड़क से कुछ दूर हटकर तामीर किया गया था और इसके चारों तरफ घनी झाड़ियां उगी हुई थीं। कोलंबियन मकान के गेट की तरफ बढ़ा तो सिग्नल की टू टू कुछ और तेज हो गई। वो गेट से गुजरकर इस रौश पर चला जो मकान के बरामदे तक जा रही थी। मकान के करीब पहुंचते पहुंचते सिग्नल की आवाज इतनी तेज हो गई थी कि इसके कान इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे।
चुनांचा इसने जेब में हाथ डालकर आले का वॉल्यूम कुछ कम कर दिया। इसने दरवाजे पर लगे हुए इतलाई घंटी के बटन को दबाया, फिर वे ही लगे हुए लेटर बॉक्स को चेक किया। किसी जगह भी ना कोई नाम लिखा था और ना पता। बैरूनी खिड़कियों पर स्याह पर्दे पड़े हुए थे। कोलंबियन ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर अपना कान दरवाजे से लगाते हुए कोई आवाज सुनने की कोशिश की, मगर अंदर गहरी खामोशी मुसल्लत थी। इसने दरवाजे को देखा, वो मकफल था, लेकिन यह कोई मुश्किल बात नहीं थी। इसकी माहिर उंगलियों ने एक खास किस्म के तार की मदद से जल्द ही कफल खोल लिया। अंदर तारीकी और घुटन महसूस हो रही थी। इसने जिस कमरे में कदम रखा वो बिल्कुल खाली था। कोलंबियन ने खिड़कियों पर गिरे हुए पर्दे उठा दिए और कमरे में धूप की तेज रोशनी आने लगी। इस रोशनी में इसने देखा कि खाक आलूद फर्श पर किसी के कदमों के निशान बने हुए हैं जो एक राहदारी की तरफ जा रहे हैं। कोलंबियन ने वहीं रुककर अपने सफरी बैग से लकड़ी की नोक और मेख और हथौड़ा निकाला। फिर बैग फर्श पर छोड़ते हुए वो इन कदमों के निशानात की रहनुमाई में आगे बढ़ा। नक्शे कदम एक हाल से गुजरते हुए मकान के अकबी हिस्से में वाक़या एक कमरे तक चले गए थे। इसकी जेब में रखा हुआ आला वॉल्यूम कम होने के बावजूद बेहद जोर जोर से सिग्नल नशर कर रहा था। इसने आले का बटन ऑफ कर दिया, गर्दन में लटकती हुई स्लीप को और नुमाया तौर पर आगे कर दिया और फिर कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में फैले हुए अंधेरे में इसकी आंखें कुछ देर के बाद इस काबिल हो सकीं कि अपने गिरदो पेश का जायजा ले सकें, और कमरे के वस्त में इसे वही शय रखी हुई नजर आई जिसकी इसे तवक्को थी। ये एक ताबूत था जो कि बंद था और इसके आसपास खून की कई बोतलें टूटी पड़ी थीं। कोलंबियन ने ताबूत का ढकना खोलकर अंदर झांका। ताबूत में लेटी हुई नौजवान औरत यूं लगता था जैसे बड़ी पुरसुकून नींद सो रही हो। इसके स्याह बाल बड़ी नकाहत से पीछे की जानब मुड़े हुए थे। इसकी बंद आंखों की पलकें लंबी और स्याह थीं और इसने स्याह गौन पहन रखा था। इसके जिस्म के नशीबो फराज नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। कोलंबियन ने एक लम्हा की भी देर नहीं की। इसने लकड़ी की नोकदार मेख औरत के सीने पर ठीक दिल के मुकाम पर रखी और दूसरे हाथ से हथौड़े का वार किया। हथौड़े की एक ज़रब ने मेख को सीने और फिर औरत के दिल में पेवस्त कर दिया। इसकी आंखें एकदम खुल गईं, मुंह से एक बारीक चीख निकली। इसके ताकतवर हाथों ने मेख को पकड़ लिया और इसे बाहर निकालने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। सीने के जख्म से एक जर्द रंग का मादा निकलकर इसके गौन पर फैलने लगा। इसकी नफरत से भरी हुई आंखें कोलंबियन पर जम गईं और फिर इसके सीने पर गईं जहां सलीब लटकी हुई थी, और फिर इसने दम तोड़ दिया। दफातन यूं महसूस हुआ जैसे गौन के अंदर इसका जिस्म घुलने और गायब होने लगा हो। यहाँ तक कि थोड़ी ही देर में वो अपनी साबका हैबत का महज एक खाका मालूम होने लगी। इसकी आंखें अब भी बंद थीं, मगर चेहरे का गोश्त गायब हो जाने की वजह से हड्डियां झांकने लगी थीं। एमी विंटर्स, भला कौन तसव्वुर कर सकता था कि वो वम्पायर होगी? इसने हैरत से कहा। हमने तो ये सुना था कि वो मजीद तलीम की गरज से यूरोप गई हुई हैं। बहरहाल मेरा काम खत्म हो गया है, कोलंबियन ने कहा। तुमने रकम तो तैयार रखी होगी। क्लाइड के चेहरे पर उलझन के तासुरात नमूदार हुए। इसने कोलंबियन का हाथ पकड़ा और उसे तदफीन की वर्कशॉप से, जहां वो इस वक्त मौजूद थे, दुकान के मालिक लेयर स्विन के ऑफिस में ले गया। लेयर क्लाइड ने इसे मुखातब किया। ये अपनी रकम मांग रहा है। लेयर ने, जो अपनी मेज पर बैठा हुआ कुछ कागजात देख रहा था, सर उठाया। अच्छा, इसने बड़ी हैरत से पूछा। जिस रकम पर हम लोग बाहमी रजामंदी से आमादा हुए थे, कोलंबियन ने जेब से एक कागज निकालते हुए कहा। वो $3,700 थी। मैंने इस कागज पर जुमला अखराजात तरतीब वार नोट कर लिए हैं। इनकी मजमूई रकम $410 बनती है। इस तरह गोया कुल वाजिबुल अदा रकम $4,112 हुई। मैं नकद रकम को तरजीह देता हूँ। नोट बड़े हों तो फिर और भी अच्छा है। ये बड़े नोट मांग रहा है। क्लाइड हंसने लगा। मैं भी सुन रहा हूँ। लेयर ने उंगली से कोलंबियन की तरफ इशारा किया। तुम ज्यादा चार्ज कर रहे हो। ये मत समझो कि तुम शहरी हो तो हम कस्बे वालों को लूट सकते हो। लेयर ठीक कह रहा है, क्लाइड बोला। हम तुम्हें फ्रैट की रकम अदा नहीं करेंगे।
तुम जानते हो कि वो मर चुका है। अच्छी बात है, कोलंबियन ने जवाब दिया। चलो $1 कम कर दो। बात सिर्फ $1 की नहीं है, क्लाइड ने कहा। हमें भी कुछ अखराजात करना पड़े हैं। मसलन लेयर को फ्रेड की लाश ठिकाने लगाने के सिलसिले में काफी रकम खर्च करना पड़ी। ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ कि हर तरह हम ही जेरबार होते रहें। कोलंबियन ने क्लाइड के लहजे में छुपी हुई धमकी महसूस कर ली। इसके साथ लेयर के चेहरे के तासरात भी इसकी नजरों से पोशीदा नहीं थे। है ना आखिर अनाड़ी, इसने दिल में कहा। कई लोग पहले भी इसकी फीस अदा करने से इनकार कर चुके थे, लेकिन आखिरकार इन्हें मजबूर होना पड़ता था। कोलंबियन इस तरह के लोगों से निपटना खूब जानता था। चुनांचा हमारे हिसाब के मुताबिक तुम्हारी कोई रकम हमारे जिम्मा नहीं निकलती, क्लाइड कह रहा था। इसका ये मतलब नहीं कि तुमने हमारे लिए जो कुछ किया हमें इसका एहसास नहीं है। हम तुम्हारी खिदमात की दिल से तारीफ करते हैं और बेहद ममनून हैं, मगर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हम तुम्हें कोई रकम अदा नहीं कर सकते। फर्ज करो मैं तुम लोगों पर मुकदमा कर दूं तो तब? कोलंबियन ने कहा। जरूर, कोशिश करके देख लो, ले ने जवाब दिया, मगर कोई फायदा नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई वकील नहीं है और जज भी 1-2 ही होंगे। फिर कौन तुम्हारी वंपायर की दास्तान पर यकीन करेगा? बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर तुमने आम लोगों के सामने इस किस्म की बातें करना शुरू की तो हुकूमत तुम्हें पागल खाने भेज देगी। और अगर ये भी तुम्हारी जबान बंद रखने के लिए काफी ना हुआ तो क्लाइड ने लेयर की तरफ देखा। इसे बताओ कि हम और क्या कुछ कर सकते हैं। तुम ना कहते तो मैं खुद भी यही इरादा कर रहा था, लेयर ने जवाब दिया। बात यह है कि मिस्टर कोलंबियन कि हमारे पास एक औरत की लाश है जिसके सीने में लकड़ी की मेख घुसी हुई है, और हमारे पास वो हथौड़ा भी है जिससे जरब लगाकर मेख इस औरत के दिल में उतार दी गई है। मजीद ये कि इस हथौड़े के दस्ते पर तुम्हारी उंगलियों के निशानात भी हैं। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि अगर ये बातें कानून के इल्म में आ जाए तो तुम्हें कत्ल के जुर्म में मौत की सजा हो सकती है। कोलंबियन ने गौर से इन दोनों की तरफ देखा। मुझे अपनी शिकस्त तस्लीम है, इसने कहा। तुम दोनों वाकई चालाक हो, होशियार हो, इसमें क्या शक है? क्लाइड मुस्कुराते हुए बोला। ठीक कहते हो, कोलंबियन ने जवाब दिया। बहरहाल मैं तुम दोनों से झगड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम कम से कम इतना जरूर करोगे कि लकड़ी की वो मेख और हथौड़ा बमा वंपायर की लाश के जला दोगे। हम तुम्हारी खातिर ये काम कर सकते हैं, लेयर ने जवाब दिया, बशर्त ये कि तुम फौरन बोडान से रुखसत हो जाओ और फिर कभी इधर का रुख ना करो। घबराओ नहीं, मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ। कोलंबियन ने कहा। वैसे वंपायर की लाश को किस वक्त जलाने का इरादा रखते हो? मैं इस तरह के काम आधी रात गुजरने के बाद करता हूँ, लेयर ने बताया, ताकि कस्बे वाले जलने का धुआं देखकर ख्वाह मख्वाह शक व शुबा में मुब्तला ना हो। इस किस्म के नज़ारे इन्हें परेशान कर देते हैं। वाकई तुम बड़े मोहतात और दूर अंदेश हो, कोलंबियन ने कहा। अच्छी बात है, मैं अब चलता हूँ। उम्मीद है कि तुम्हारे दिल में मेरी जानब से कोई शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है, क्लाइड ने मुस्कुराते हुए लेयर की तरफ देखा। जवाबन वो भी मुस्कुराने लगा। कोलंबियन इस कैफे में गया जहां इसने दोपहर का खाना खाया था। इसने शाम का खाना कुछ पहले ही खा लिया और फिर होटल में अपने कैबिन में जाकर टीवी देखते हुए वक्त गुजारने लगा। यहां तक कि रात के 11:30 बजने में 5 मिनट रह गए। ठीक 11:30 बजे वो होटल में अपना बिल अदा करके रुखसत हो गया। 11:36 पर वो लेयर की दुकान के अकबी दरवाजे के सामने अपनी कार पार्क कर रहा था। कार से उतरकर वो अकबी दरवाजे के पास आया। दरवाजा मकफल था, मगर कोलंबियन के लिए इसका कफल कोई मसला साबित नहीं हुआ। इसने बड़ी आसानी से चंद मिनट में ताला खोल लिया और अंदर दाखिल हुआ। एमी विंटर का ताबूत दुकान की इस आहनी भट्टी के सामने रखा हुआ था, जिसमें लेयर कस्बे के फौत हो जाने वाले लोगों की लाशें जलाया करता था। कोलंबियन ने ताबूत की कुंडी खोलते हुए इसका ढक्कन ऊपर उठाया। ताबूत से निकलने वाली लाश की बू ने इसे परेशान कर दिया। इसका जी उलझने लगा। यूं लगता था जैसे सारा खाया पिया अभी मुंह के रास्ते बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ तक आने के बाद वो वापस नहीं लौट सकता था। जो कुछ इसे करना था
वो तो हर हाल में अंजाम देना ही था। इसने वंपायर के सीने में घुसी हुई मेख को दोनों हाथों से पकड़ा और कोई खास ताकत सर्फ किए बगैर इसे बाहर निकाल लिया। मेख निकालते ही एक खफीफ बहुत हल्की आवाज उभरी, जैसे किसी ने सांस ली हो। इसने औरत से ताबूत में देखा। ढीला ढाला स्याह गाउन अब फिर उभरने लगा था, अगरचा इसकी रफ्तार बहुत कम, आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि तकरीबन गैर महसूस सी थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि गाउन के अंदर वंपायर का जिस्म दोबारा अपनी हैयत इख्तियार करता जा रहा था, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई अनदेखी ताकत इसमें जिंदगी फूंक रही हो। कोलंबियन ने मेख और हथौड़े को आग की भट्टी में डाल दिया। अभी विंटर को दोबारा वंपायर का रूप इख्तियार करते देखना एक दिलचस्प नज़ारा हो सकता था, लेकिन इसके साथ ये खतरनाक भी था। वो पूरी तरह कुव्वत हासिल करते ही कोलंबियन पर टूट पड़ती। चुनांचा इसने जल्दी से ताबूत का ढकना बंद कर दिया, मगर इसकी कुंडी नहीं लगाई। इसे इस तरह छोड़ दिया कि वो अपने अंदर से बआसानी खोला जा सके। आखिरी फतह और फतह का आखिरी कहकहा बहरहाल इसका था, और ये कहकहा इसने इस वक्त लगाया जब इसकी कार में लगे हुए क्लॉक में 12:30 बज रहे थे और वह वडान के छोटे से कस्बे को तकरीबन 40 मील पीछे छोड़ जा चुका था। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।